और चलिए विस्तार से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। इस वक्त की एक बड़ी खबर से खबर नागौर के डीडवाना से आ रही है। यहाँ एक बड़ा हादसा सामने आया है। हादसे की भयावहता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इन 4 लोगों में माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं जिनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि बाइक बस की चपेट में आ गई। तोशिना के पास कुकड़ों की ठानी में ये हादसा हुआ। बाठड़ी गांव के ये 4 मृतक बताए जा रहे हैं। बेहद दर्दनाक हादसा। बाइक से ये परिवार जा रहा था, माता पिता और 2 बच्चे बस की चपेट में आ गए और दम तोड़ दिया। 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। कुछ फोटोग्राफ्स हैं दुर्घटना स्थल के, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जिस तरह से अफरा तफरी मची एकाएक जैसे ही हादसा हुआ, सभी हादसे की ओर दौड़े और वो बस जिसकी चपेट में बाइक आई है वो भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। 4 लोगों ने इस हादसे में दम तोड़ा है। तो नागौर के डीडवाना से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही बाइक बस की चपेट में आई, आसपास मौजूद लोग तुरंत दुर्घटना स्थल की ओर दौड़े। जिसने भी यह हादसा देखा, आंखें फटी की फटी रह गईं। सभी चाहते थे जो लोग हादसे का शिकार हुए हैं वो सलामत रहें, किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन जिनके साथ यह हादसा पेश आया वो बिल्कुल भी खुशकिस्मत नहीं थे। 4 की मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी महेंद्र बिश्नोई से। महेंद्र, सबसे पहले तो ये बताइए कि हादसे की वजह सामने आई है। ये मोटी वजह अभी जो सामने आई है उसमें यह है कि ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ था और बाइक को बस ने चपेट में ले लिया था। बाइक पर माता पिता और उनके 2 बच्चे सवार थे और यह हादसा बड़ा दर्दनाक हुआ। एक जो मासूम बच्चा है उसे बस ने बुरी तरह से कुचल दिया। पुलिस ने जो 4 मृतक है, माता पिता और दोनों बच्चों, इनके समूह को तोशिना गांव के जो राजकीय अस्पताल है उसकी मोर्चरी में रखवाया और बस को भी पुलिस ने मौके पर जब्त कर लिया। और जो खुनकुना थाना क्षेत्र में कुकड़ों की ढाणी है वहां पर यह हादसा हुआ था और अब पुलिस मौके पर है और घटना की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तस्वीरों में महेंद्र एक चीज दिख रही है कि ये जो बस है ये दरअसल एक प्राइवेट बस है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रोडवेज की बस नहीं है। आप बता रहे हैं बस जब्त कर ली गई है, बस के ड्राइवर का क्या? बिल्कुल, ये बस प्राइवेट बस है और ये गुटाटी जो नागौर का बड़ा एक धाम है वहां तक सफर करती है और ये बस बताया जा रहा है कि जयपुर की तरफ से आ रही थी। अब इन सारी चीजों को लेकर पुलिस पड़ताल कर रही है। मौके पर जो बस की सवारियां हैं, बस चालक मौके से भाग निकला था बस को छोड़कर। बस की सवारियों ने ही पुलिस को इस पूरी घटना की सूचना दी थी, जिसके बाद मौके पर लोग भी जमा हो गए क्योंकि ये हाईवे है। चलिए महेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे बदले हुए मौसम की वजह से जो हालात बने हैं उस पर सरकार क्या कर रही है। बेमौसम बरसात की हम बात कर रहे हैं, इसे लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। सीएमआर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक अहम बैठक बुलाई। रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट की ये मीटिंग हुई है। बारिश ओलावृष्टि से किसानों के जो नुकसान हुए हैं, जो फसल खराबा हुआ है, उस पर इस दौरान चर्चा की गई और साथ ही ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए। जिनकी फसल खराबा जिन किसानों का हुआ है, सबसे पहले उसके बारे में उसका आकलन किया जाए कितना नुकसान हुआ है और उसके बाद जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचाने के, राहत पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमआर में ये अहम बैठक हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट की आपात बैठक बुलाई। दरअसल हाल ही में प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने अचानक करवट ली। कई जगहों पर बारिश हुई, कई जगहों पर ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसल खराबे की खबरें कई जगहों से आई। और सीधा रुख करेंगे जयपुर का। सहयोगी दिनेश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिनेश, क्या कुछ ऑर्डर्स दिए गए, क्या कुछ फैसला लिया गया इस मीटिंग में? तमाम किसानों की निगाहें इस मीटिंग की ओर थी।
अब बिल्कुल स्वप्निल, देखिए अभी अभी ये बैठक खत्म हुई है, फैसले क्या लिए गए जल्दी ही पता चलेंगे। लेकिन क्योंकि समीक्षा थी, जिस तरीके से पिछले 2 दिन में मौसम खराब रहा प्रदेश में और जिसके चलते किसानों को बड़ा नुकसान हुआ, फसलों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है, और यही वजह है कि सीएम ने आज ये महत्वपूर्ण बैठक और आपात बैठक जो है वो सीएमआर में बुलाई थी। तमाम जो अधिकारी हैं राजस्व विभाग के और आपदा प्रबंधन विभाग के, उनसे सीएम ने चर्चा की है। इसके साथ ही जो राजस्व मंत्री है हरीश चौधरी, वो भी इस मीटिंग में मौजूद रहे, तो उनसे चर्चा की गई और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है वो खराबे का आकलन हो सके और उसके बाद कैसे जल्दी से जल्दी जो है वो किसानों तक राहत सरकार पहुंचा सके, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। तो संवेदनशीलता मुख्यमंत्री ने दिखाई है, क्योंकि कल जिस तरीके से अंधड़ आया था जैसलमेर बाड़मेर इलाके में और बड़े स्तर पर खराबा हुआ था, और आज दूसरे दिन लगातार प्रदेश के कई हिस्सों से इस तरह की खबरें हैं कि जो है कई जगह ओलावृष्टि, कई जगह बारिश हुई है और उससे बड़े स्तर पर किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। तो सरकार की कवायद यही है कि कैसे भी जो है वो अन्नदाता तक जल्द से जल्द राहत पहुंचनी चाहिए। तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में जल्द गिरदावरी को लेकर निर्देश संभवतः दिए गए होंगे, क्योंकि जब गिरदावरी होगी तभी किसानों को जो है वो उनके नुकसान का सही तरीके से आकलन हो पाएगा और उन तक सही तरीके से राहत पहुंच पाएगी। कल ही जिस तरीके से कृषि मंत्री ने रिपोर्ट इस मामले में मांगी थी कि कितना खराबा हुआ है, और उसके साथ ही अल्पसंख्यक मामलात विभाग के जो मंत्री है सालेह मोहम्मद, उन्होंने भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और किसानों तक जल्द राहत पहुंचाने की मांग की थी, क्योंकि बड़े स्तर पर किसान जो है वो प्रभावित हुए हैं और अभी जो है किसानों की फसलें वो खेतों में पड़ी हुई है, तो वो जो पड़ी हुई फसल है उसको बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। तो अब सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जल्द से जल्द किसानों को क्योंकि फसल बीमा जो है वो किसानों की फसल का होता है, लेकिन उसका फायदा तभी मिल पाता है जब नुकसान का आकलन कर लिया जाए। हालांकि एक प्रावधान सरकार ने ये किया है कि अगर 50% से ज्यादा नुकसान फसल में होता है तो एक हिस्सा यहाँ पर हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसी संबंध में ट्विटर पर आकर अपनी बात भी रखी है। क्या उन्होंने ट्वीट किया है ये मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, लेकिन दिनेश मैं आपका धन्यवाद करता हूं तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर बाड़मेर समेत प्रदेश के कई जिलों में दिनेश मैं आपको रोक रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहे, मैं आगे एक सवाल के साथ आपके पास पहुंचूंगा। फिलहाल जो ट्वीट है सीएम ने किया है उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे के लिए कहा है जो प्रभावित किसान हैं और उनका जो नुकसान हुआ है उसके आकलन के लिए सीएम ने निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि तमाम परेशान लोगों को जल्द से जल्द राहत प्रदान किया जाए, इस संबंध में तेजी से काम हो। और एक और अहम खबर है, सरसों चने की समर्थन मूल्य पर खरीद से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएसपी पर 25 मार्च से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। 1 अप्रैल से 1302 केंद्रों पर खरीद होगी। चने की 6.14 लाख मैट्रिक टन खरीद, सरसों की 12.22 लाख मैट्रिक टन खरीद की बात सामने की संभावनाएं हैं। और सहयोगी दिनेश हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश, इस संबंध में भी कोई जानकारी? अब बिल्कुल देखिए 1 अप्रैल से जो है वो फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। समर्थन मूल्य पर खरीद जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और 3 महीने के लिए ये खरीद होती है। 1 अप्रैल से जो है वो सरसों और चने की खरीद राजफेड के द्वारा की जाएगी और राजफेड के द्वारा जो है वो तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। 651 केंद्र चने की खरीद के लिए बनाए जाएंगे और 651 केंद्र ही चने की खरीद के लिए बनाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो है वो 1302 खरीद केंद्रों पर ये जो है खरीद की जाएगी सरसों और चना की। इसके लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन अभी जो है वो ऑनलाइन होता है, इसके लिए बाकायदा बायोमेट्रिक सत्यापन किसानों को करवाना होगा। शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ेंगे आगे, बात मौसम से ही जुड़ी कर रहे हैं। मरुधरा में आज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर दिखा है, जिसकी वजह से प्रदेश के कई इलाकों में तूफानी हवाएं चली और साथ ही तेज बारिश भी हुई, जबकि कई जगह ओले गिरने की भी खबरें हैं। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर में किस तरह की तस्वीरें रही। बारिश, ओलावृष्टि से कई जगहों पर नुकसान हुआ।
बिगड़े मौसम का साइड इफेक्ट इन 4 तस्वीरों में आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और बात मौसम के बदले मिजाज की ही, राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में आज मौसम का मिजाज बिगड़ा नजर आया। कई इलाकों में मेघ गर्जन के साथ धूल भरी हवाएं चली, कहीं कहीं बारिश और ओले गिरने की भी खबरें हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते राजधानी जयपुर में भी दोपहर होने के साथ मौसम पूरी तरह से बदल गया। राजधानी जयपुर में मौसम का क्या हाल रहा, बता रहे हैं संवाददाता सौरभ गृहस्थी। प्रदेश के कई हिस्सों में पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में भी मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। दिन भर धूल भरी हवाएं चलने के बाद शाम होने से पहले ही एक बार फिर से शहर जो है वो अंधेरा जो है वो छा चुका है और इस वक्त शहर के कई इलाकों में तेज बारिश, हवाओं के साथ तेज बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि पश्चिम विक्षोभ के कारण से प्रदेश के कई इलाकों में मौसम जो है वो बदलेगा और उसी के तहत जो है वो मौसम अब पूरी तरह से बदल चुका है। आमतौर पर इस प्रकार का मौसम जो है वो राजधानी में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आज पूरी तरह से मौसम जो है वो बदल चुका है। लोगों को अपने वाहनों की लाइट जो है वो जलाकर ही गुजरना पड़ रहा है और बारिश भी जो है वो लगातार हो रही है। तो इस लिहाज से जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया था कि इस प्रकार का मौसम जो है वो रहेगा, उसके बाद जयपुर समेत आसपास के कई इलाकों में इस वक्त इसी प्रकार का मौसम देखने को मिल रहा है। जयपुर के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। तो मार्च के महीने में मौसम जो है वो बारिश के दिनों का हो चुका है और मौसम विभाग का कहना है कि आज इसका असर जो है वो रहने वाला है और कल से फिर से मौसम जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पश्चिम विक्षोभ का असर जो है वो कल से समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद तापमान में फिर से बढ़ोतरी का जो दौर है वो शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात करते हैं कोरोना की दूसरी लहर की, जिससे राजस्थान जूझ रहा है। पड़ोसी राज्यों में बढ़ती परेशानी को देख राजस्थान सरकार समय रहते सतर्क हो गई है। सीएम गहलोत लगातार लोगों को कोरोना पर लापरवाही न बरतने की सलाह दे रहे हैं। सीएम ने संकेतों में साफ कर दिया कि अगर सतर्कता घटी तो सख्ती बढ़ेगी। कोरोना पर सीएम की चेतावनी, नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन, लापरवाही पर बरसे सीएम गहलोत। अब आप लोग तो बहुत नजदीक बैठे हुए हो। यहाँ के कलेक्टर की जिम्मेदारी थी एसपी की, तो आपको संदेश करवा के दूर बैठाते आपको। वो खुद यहाँ बैठे हुए एसपी कलेक्टर, उनकी मौजूदगी में आप लोग ने सारा सामाजिक डिस्टेंस का कोई पालना नहीं करी। कोरोना की दूसरी लहर के बीच सीएम गहलोत ने दौसा के कलेक्टर और एसपी को जमकर फटकार लगाई। मामला था कोरोना के बीच सार्वजनिक कार्यक्रम में लापरवाही बरतने का। दरअसल सीएम गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांग्रेस नेता हरि सिंह महुआ की मूर्ति के अनावरण समारोह में हिस्सा ले रहे थे, लेकिन वहां सोशल डिस्टेंसिंग की कमी देख सीएम जिला प्रशासन पर बरसे तो लोगों को एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर से बचने की नसीहत दी। और दूसरा राउंड शुरू हो गया है इस बीमारी का, वो हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप भी ध्यान रखें इस कोरोना का, इस महामारी से बचें, आप स्वयं, आपके परिवार वाले। इतना ही नहीं, सीएम ने एक बार फिर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने और वैक्सीन लगवाने को लेकर ट्वीट किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है, कोरोना से जीती हुई जंग कहीं हम हार न जाएं। 11 मार्च को प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 203 मामले आए थे। 22 मार्च को ये संख्या 602 पहुंच गई है। 11 दिन में ही कोरोना के नए मामलों की संख्या करीब 3 गुना बढ़ गई है। अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। सीएम ने आंकड़ों के जरिए भी लोगों को आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया है। दरअसल 11 मार्च को प्रदेश में 203 नए कोरोना केस आए थे। 22 मार्च को प्रदेश में नए कोरोना केस की संख्या 602 हो गई। सीएम ने 24 से 45 साल तक के सभी लोगों के लिए वैक्सीन की वकालत भी की, क्योंकि इसी उम्र के लोग काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते हैं।
ठीक 1 साल पहले जब राजस्थान में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त से अभी के हालात ज्यादा खराब हैं। हालांकि वैक्सीन आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि प्रदेश को फिर से लॉकडाउन के दौर से न गुजरना पड़े, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी सतर्कता, क्योंकि कोरोना से बचने का ये सबसे कारगर उपाय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और डरना क्यों जरूरी है, उसके लिए आपको पिछले 5 दिनों के आंकड़े देखने होंगे। आइए आपको वो आंकड़े दिखाता हूं। आंकड़े पिछले 5 दिनों के जो डरा रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब भी वक्त है, संभल जाइए। ये देखिए, पिछले 5 दिनों के आंकड़े हैं ये। कोरोना के जो केसेस जो रोज सामने आ रहे हैं, 19 मार्च को 402 केसेस आए थे, 20 मार्च को ये बढ़े 445 हो गए, 21 मार्च को 476 कोरोना पॉजिटिव केसेस प्रदेश में रिकॉर्ड किए गए, और उसके बाद 22 मार्च को पिछले कुछ दिनों का सबसे ज्यादा आंकड़ा सामने आया, 602। 22 मार्च को 602 केसेस आए, 23 मार्च 480 केसेस सामने आए हैं। तो 23 मार्च को एक आंशिक गिरावट को अगर हम छोड़ देते हैं तो 19 मार्च से लगातार कोरोना ग्राफ ऊपर की ओर जाता आपको साफ नजर आ रहा है। ये देखिए ग्राफ, ये वो ग्राफ जिसकी मैं बात कर रहा था, 19 मार्च से लेकर 23 मार्च तक का ये ग्राफ है। हर दिन के साथ ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर बढ़ता रहा। एक दिन 22 मार्च को ये ग्राफ तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ा और 23 मार्च को 480 केसेस जो कि दर्ज किए गए। ये हालात हैं पिछले 5 दिनों के। जयपुर में डॉक्टर अखिलेश जैन और डॉक्टर गरिमा जैन ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 1 लाख रुपए की राशि सीएम कोविड सहायता फंड में भेंट की है। अखिलेश जैन और डॉक्टर गरिमा जैन को कोरोना पर विजय किताब की बिक्री से 1 लाख की आय हुई थी, जिसको उन्होंने सीएम को सौंप दिया। डॉक्टर अखिलेश जैन ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल के मनोरोग विभाग के अध्यक्ष हैं, जबकि डॉक्टर गरिमा जैन सीएमओ हैं। डॉक्टर दंपति कोरोना के शुरुआती दौर से ही आमजन में कोरोना से बचाव और उपायों के प्रति जागरूकता जगाने का काम कर रहे हैं। और कोरोना के बिगड़ते हालात के बीच याद रखें, सिर्फ जागरूक होना काफी नहीं है, जागरूकता का इस्तेमाल करना जरूरी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात कर लेते हैं उपचुनावों की, खासकर 3 के तिलिस्म की। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी हलचलें तेज हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सुजानगढ़ का संग्राम, टिकट से पहले बढ़ी टेंशन, हाथ को मिलेगा सबका साथ, कमल पर लगेगी मुहर। प्रदेश की सबसे चर्चित सीटों में से एक सुजानगढ़ पर अगर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। यहाँ अभी तक बीजेपी या फिर कांग्रेस किसी ने भी लगातार जीत नहीं दर्ज की है। सुजानगढ़ में अब तक कांग्रेस 6 बार जबकि बीजेपी 4 बार विजय हासिल कर चुकी है। फिलहाल ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कांग्रेस यहां से सहानुभूति कार्ड खेलते हुए मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे मनोज मेघवाल पर दांव खेल सकती है। कांग्रेस से टिकट दावेदार मनोज मेघवाल स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे। पेशे से वकील हैं मनोज मेघवाल। 30 मार्च को नामांकन दाखिल करने की संभावना। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के बेटे एडवोकेट मनोज मेघवाल को राजनीति विरासत में मिली है। मेघवाल को अपने पिता के राजनीतिक कद का लाभ मिला और पिता के निधन के बाद सुजानगढ़ विधानसभा में प्रत्याशी बनाया गया। इससे पहले मनोज मेघवाल राजनीति में सक्रिय नहीं थे, जबकि बीजेपी में कई दावेदार ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी से टिकट के दावेदार खेमाराम मेघवाल वसुंधरा सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीएल भाटी पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान के ओएसडी रह चुके हैं। डॉक्टर वासुदेव चावला राजेंद्र राठौड़ के करीबी। संतोष मेघवाल विदासर प्रधान।
उपचुनाव में टिकट की दावेदारी कर रहे इन तमाम नामों में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है तो वो है बिदासर प्रधान संतोष मेघवाल और पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल का। संतोष मेघवाल की दावेदारी इसलिए प्रबल बताई जा रही है क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में यहां संतोष मेघवाल ने कांग्रेस से बगावत कर मास्टर भंवरलाल मेघवाल के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 38,000 वोट हासिल किए। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर संतोष मेघवाल को बीजेपी यहां से अपना दावेदार बनाती है तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल की दावेदारी भी अहम इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पंचायती राज चुनावों में उन्होंने सुजानगढ़ में आजादी के बाद पहला बीजेपी का प्रधान बनाने में कामयाबी हासिल की। गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद सुजानगढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। यहाँ कभी किसी एक पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। उपचुनाव में कौन कितना मजबूत है और किसके बीच होगा कांटे का मुकाबला, ये तो प्रत्याशियों की आधिकारिक घोषणा के बाद ही साफ हो पाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुजानगढ़ से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। तो प्रदेश में उपचुनावों की रणभेरी बज चुकी है और आज से नामांकन का काम भी शुरू हो गया है। इसे देखते हुए 3 विधानसभा सीटों में से 2 में सहाड़ा और राजसमंद में गुर्जर वोटों को साधने के लिए आज भाजपा मुख्यालय में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के चुनिंदा लोगों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से मुलाकात की और समिति के लोगों ने पूनिया का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव की प्रारंभिक तैयारियां बहुत पहले से शुरू कर दी थी और जमीनी स्तर का काम, बूथ का प्रबंधन, ये सब काम हुए, वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हुए और तारीखों का इंतजार था। तारीखें आ गई। तीनों ही जगह एक बड़ी संख्या में पार्टी की टिकट चाहने वाले उम्मीदवारों की संख्या है। इन नामों को हम लोग केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और टिकट का अंतिम निर्णय पार्टी का आलाकमान सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। वो जैसा निर्देश देगा उसके बाद हम लोग नामांकन भरवाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। और कुछ लाइव तस्वीरें मिल रही हैं, आपको दिखाते हैं अहिंसा यात्रा की लाइव तस्वीरें। दरअसल शहीद दिवस पर अहिंसा यात्रा निकाली जा रही है। गांधी सर्कल से अमर जवान ज्योति तक ये यात्रा रहेगी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कार्यक्रम में मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर जयपुर से। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और खबरों में आगे बताएंगे एसडीएम ने जैसे ही एक्शन दिखाया तो क्या नजर आया, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।